और नेहरू जी पर सीरियस डिस्कशन नहीं होता, गाली लोग देता है, दुष्प्रचार करता है। मेरा जो गांव है, हमारे एक बड़े भाई हैं चचेरे बगल के, 76 साल उम्र है। अचानक एक दिन बोले कि बताओ हो, हम लोग को आज तक गलत बताया गया कि नेहरू मुसलमान था, झूठ बताया गया। कोई नया लड़का रहता तो कहते ही 78 साल का आदमी जो पूरी ज़िंदगी दूसरों को पढ़ाता रहा है वो बह रहा है। इतना दुष्प्रचार है कि कश्मीर चला गया नेहरू जी के चलते, नेहरू जी का एडवीना से संबंध था, उसी में पाकिस्तान दे दिया। इतना दुष्प्रचार भारत में 20वीं सदी में किसी एक शख्सियत के खिलाफ नहीं किया गया था। लेकिन जो लोग नेहरू के पक्षधर हैं, वो भी उनके बारे में हम लोगों को भी ठीक से जानकारी नहीं रहती। आप देखिए आज पटना शहर है, ये छोड़ के ठीक से बातचीत कहीं नहीं। तो बहुत ज़रूरी, इसीलिए छोटी सी लंबी बातचीत हुई। थोड़ा कांग्रेस तक और कांग्रेसी तक नेहरू का नाम लेने के लिए तैयार है नहीं। हाँ, वामपंथियों के साथ तो खट्टा मीठा रिश्ता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही है, अध्यक्ष महोदय, सर्वेश भाई हमारे अध्यक्ष हैं, कि पिछली बार जो बातचीत हुई है वो हम आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि एक तो बहुत सारा मतभेद है उनके बारे में, वामपंथियों का भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा योगदान ये है कि अगर मान लीजिए भारत में नेहरू नहीं होते, कोई दूसरा होता तो क्या होता, तो क्या सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी बचता, ये एक तो सवाल है। दूसरा ये कि ऐसा क्रिटिकल टाइम में वो भारत में प्राइम मिनिस्टर बने जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर राज्य बन गया, तो यहाँ भी था कि भारत एक हिंदू स्टेट बन जाएगा। 47 में बहुत क्रिटिकल टाइम था, गांधी जी की हत्या हो गई। और गांधी जी की जो हत्या हुई तो उन्माद था, वो ऐसा लग रहा था कि गांधी जी की जो प्रार्थना सभा होती थी, इतना मुस्लिम विरोध था, तो सब पाठ करते थे, मान लीजिए कि वेद से, कुरान से, नानक से। तो जैसे ही कुरान का पाठ होने लगता था तो उनके प्रार्थना सभा में लोग विरोध करने लगता था गांधी जी का। बहुत बुरी स्थिति। तो नेहरू खत्म कैसे की इसको किए, इस बात हम लोगों को भी कम बताई जाती है। लगभग 40,000 किलोमीटर की यात्रा आदमी किया, 40,000 किलोमीटर 47 के बाद 51 तक, पहला जो आम चुनाव होता है, और 3.5 करोड़ लोगों तक नेहरू खुद जाके, मतलब इंटरैक्शन हुआ उसका। ऐसे ही नहीं भाजपा को और आरएसएस को ख़त्म किया गया। आपको विचित्र लगेगा बात, 46 में 1900 सितंबर माह में जब निगोशिएशन होने लगा कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश साम्राज्यवाद अब सत्ता सौंप देगा, तो सत्ता पर बातचीत चलने लगी। नेहरू क्या कर रहे थे? नेहरू पूरा अपना मंत्रिमंडल लेके, पूरा कांग्रेस का नेता सब, चाहे गांधी जी, नेहरू, इवन पटेल भी, राजेंद्र बाबू, सब गांव का आरी पर चढ़ रहा है, पगडंडी पर चल रहा है, छोटा छोटा झोपड़ी में सो रहा है। किस लिए? जान रहा कि अब तो सत्ता हमको मिल जाएगी, लेकिन वो सत्ता नहीं, क्योंकि सांप्रदायिकता के खतरे को कैसे दूर किया जाए, उसके खिलाफ अभियान चला। ये लोग दूर दूर तक गए। ये सब बातें ठीक से बताई नहीं जाती। जब नोआखाली में दंगा हुआ, जब हिंदुओं का जब कत्लेआम किया जाने लगा, तो गांधी जी इकलौता आदमी, मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री थी बंगाल में, अकेला चला गया आदमी। कहता था, हिंदू लोग कहता था कि हिंदू लड़की को मुसलमान सब रख लेता है और आप यहाँ हम लोगों को समझाने आए हैं। जहाँ ठहरते थे गांधी जी पर रूम में, कमरा में पत्थर मारता था। तो नोआखाली की प्रतिक्रिया में बिहार में दंगा हुआ। नेहरू जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जब बात करें तो वेल इन्फॉर्म्ड इसलिए रहना चाहिए। बिहार में दंगा हुआ तो पहली बार गांव में दंगा फैला। गांव में अमूमन दंगा नहीं फैलता, शहरी फिनोमेना माना जाता है। नेहरू जी क्या कर रहे थे? पूरा अपना कैबिनेट लेके, सरदार पटेल, गोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह, गांव गांव में जाते हैं कैबिनेट लेके, और 4 से 12 नवंबर तक यहाँ रहते हैं, और 8 नवंबर आते आते तक वो आदमी दंगा रोक देता है। क्या बोलता है?
वो आज कोई भी नेता को बोलने के लिए रूह चाहिए। बोलता है कि अगर किसी एक मुसलमान के खिलाफ अगर हाथ उठा तो मेरे पास जितनी ताकत है, मेरी सरकार के पास जितनी ताकत है, जितना हथियार है, वो उंगली को तोड़ देंगे। ये लैंग्वेज था किनका? नेहरू का। तो ये सब बातें भी हम लोगों को इसमें देखना चाहिए। और दूसरी बात, 47 से 52 तक के बीच का बहुत क्रिटिकल पीरियड है। और बाद में तो पता भी चल गया कि आरएसएस के लोग, वो आरएसएस का वो लीडर का नाम बोलता कि बेकार हम लोग गांधी को मारे, मारना चाहिए था नेहरू को। आइडिया यही था कि सबको मारे, केओस टेक ओवर कर लो। बच कैसे गया भारत? उससे बहुत बड़ा रोल नेहरू का था। हम लोग जब उसकी आलोचना भी करें तो ये चीज़। दूसरा बात, 52 का चुनाव उन्होंने रेफरेंडम में बदल दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा कि सेकुलर राष्ट्र बनेगा। थोड़ा कोई जानता था। और पूरी पार्टी, हिंदू महासभा और ये जनसंघ बन ही गया था। तो इन सब लोगों को लेके रेफरेंडम में बना और पूरा जो लक्षण है, पूरा जो जनता का जो मत आया, बोला कि नहीं हम सेकुलर भारत चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था और ये हम लोग को श्रेय नेहरू को देना चाहिए। दूसरी बात, आज अगर आरएसएस और भाजपा के निशाने पर सबसे ज़्यादा नेहरू है तो क्या वजह है? और वो वजह ये है कि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ क्लियर कट स्टैंड बहुत साफ था। पहला आदमी था भारत का, स्वदेश स्वाधीनता आंदोलन का कोई नेता नहीं था जो बोला कि भारत में जो कम्युनलिज्म है फासिज्म का ही रूप है। आज हम लोग को भले कहते थे सांप्रदायिक फासीवाद, सांप्रदायिक फासीवाद। उस वक्त ये समझना मुश्किल था कि फासिज्म मतलब हिटलर, मुसोलिनी, तो जो क्या भारत में सांप्रदायिकता है उसका लक्षण है ये पहला वो आदमी था। और दूसरी बात को विचित्र बात वो बोले तो पूरा फासिज्म 33 में उनका बहुत अच्छा वक्तव्य है कि अगर हमको साम्यवाद, कम्युनिज्म और फैसिज्म, दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई है, मैं कम्युनिज्म के पक्ष में जाऊंगा, साम्यवाद के पक्ष में जाऊंगा। ये वो कहने वाला आदमी। दूसरी बात कि तीसरी दुनिया के जितने देश हैं जहां भी स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, मुक्ति का संघर्ष, जवाहरलाल नेहरू पूरी दुनिया में पहला आदमी था जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बना, खास करके 1936 तक, 37 तक। मार्क्सवाद, लेनिनवाद का लोग नाम ठीक से नहीं जानते थे। तीसरी दुनिया के जहां उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में, लेनिन और कम्युनिस्ट देशों की हम बात नहीं कर रहे हैं, जहां कौमी मुक्ति आंदोलन चल रहा, पहला आदमी था बोला मार्क्सिज्म। क्या बोला? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, शायद ये ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मार्क्सवाद ने मेरे मनोमस्तिष्क के अंधेरों कोनों पर रोशनी डाली। जो अंधेरा कोना था उस पर उसने उजागर किया। अगर मार्क्सवाद नहीं रहता तो हम नहीं समझ पाते। तो बोला क्या अंधेरा कोना? बोला कि हम भी इतिहास राजा रानी का समझते थे। इतिहास में कौन राजा था उसमें ये उतना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि वहाँ हल से खेती होता था, उसमें लोहा का फल लगता था कि तांबा का फल लगता था। हिस्ट्री में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अकबर था कि कौन था ये नहीं, ये नेहरू की दृष्टि थी। और बोलना कि हमको इतिहास को देखने की समझ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से मिली। मतलब ये जो कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि नहीं ताजमहल कौन बनाया, कहेगा कि कौन, बोला कि नहीं शाहजहां पैसा दिया, मजदूर बनाया उसको मजदूर। ये जो मार्क्सिस्ट तरीका है देखने का, तो वही नेहरू का भी था। और दूसरी बात, पहला आदमी 36 का जो भाषण है जिसके बारे में रोशन भाई जिक्र किए, वो टर्निंग पॉइंट है। उसी वक्त स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन बनता है, उसमें जो समाजवाद का नाम लिए नेहरू कि समाज, इसी से टेरराइज कर दिया अंग्रेजों को। और कांग्रेस के भीतर भी जो दक्षिणपंथी खेमा था, कांग्रेस में भी बहुत लड़ाई चल रही थी, जिसका सरदार पटेल हैं, राजगोपालाचारी है, राजेंद्र बाबू भी। इधर वामपंथी खेमा जिसके सबसे बड़े नेता थे नेहरू, साथ में सुभाष चंद्र बोस। आज ठीक बोले ये बाल गोविंद जी, सुभाष चंद्र बोस जब प्रेसिडेंट बने तो प्लानिंग कमीशन का किसको बनाया? लोग कहता कि प्रचार करेगा, दुष्प्रचार करेगा, तो बोला कि सुभाष चंद्र बोस को नेहरू बोले कि वो वार क्रिमिनल है, सेकेंड वर्ल्ड वार का।
प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बनाया नेहरू को, और वही बाद में प्लानिंग कमीशन भारत के आज़ाद भारत का आधार बना हम लोग को। 36 में समाजवाद को जितना पॉपुलराइज, जितना लोकप्रिय नेहरू भारत ने बनाया, उतना कोई नहीं बनाया। अब कांग्रेस का प्रेसिडेंट मंच से बोल रहा है कि विदाउट सोशलिज्म देयर कैन नॉट बी एनी अल्टरनेटिव फॉर इंडिया। और इसी के बाद मुस्लिम लीग के लीडरशिप ने ही अंग्रेजों को समझाया कि नेहरू तो समाजवाद की तरफ, ये तो साम्यवाद लाएगा। और बाद में धीरे धीरे उन लोगों ने उसको सपोर्ट करना शुरू किया। नेहरू का एक कैलकुलेशन सही नहीं निकला सांप्रदायिकता के बारे में, वो हम चाहते हैं कि आप लोगों को जरूर पता है। जैसे आरएसएस वाले से क्या झगड़ा है सांप्रदायिकता को लेकर, वो कहता है कि भारत में सांप्रदायिकता जो है ये मध्यकाल की देन है, अकबर से समय है, उसी समय से देन है। नेहरू पहला आदमी बोला कि नहीं, ये मॉडर्न फिनोमिना है, आधुनिक परियोजना। मतलब ये अगर कॉलोनियलिज्म, मतलब उपनिवेशवाद नहीं आता, कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं आती, तो सांप्रदायिकता नहीं आता। इसका मध्यकाल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मध्यकाल में बहुत उसको मुस्लिम शासन नहीं कह सकते मुगल काल को। ये अंग्रेजों को अपना एलाई चाहिए था, अपना सहयोगी चाहिए था भारत में स्वाधीनता आंदोलन को काउंटर करने के लिए। इसलिए मुस्लिम लीग को, आरएसएस को और उसका ये सिखों का एक संगठन था, उस सब को सपोर्ट करना शुरू किया। नेहरू जी का कैलकुलेशन था कि अंग्रेज सरकार खत्म हो जाएगा तो ये सांप्रदायिक संगठन भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेन उसको सपोर्ट तो ये कर रहा है, तो अंग्रेज गया तो ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उनका मिस कैलकुलेशन था। मिस कैलकुलेशन ये था कि उसको स्रोत तो मिल रहा था यहीं से, राजा महाराजा लोग सपोर्ट कर रहा था, पूंजीपति लोग सपोर्ट कर रहे थे वो सांप्रदायिक संगठनों को। इसलिए देखिए, जब आरएसएस पर बैन लगा 48 में थी, तो उन्होंने 2 महीने के बाद सारे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स को, पहले अब वो परिपाटी नहीं है, वरना नेहरू जी सब अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा करते थे, और सब चिट्ठी में एक ही बात रहा करती थी कि भारत में सांप्रदायिकता का खतरा खत्म नहीं हुआ है, ये फासिज्म है। इस फांसीवादी खतरे से अगर आप लोग नहीं सतर्क रहेंगे, ये दिक्कत होगा। 1949 में आरएसएस पर बैन के बाद लगभग 25,000 आरएसएस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। 25,000, सबको जेल में रखा। लेकिन जुलाई 1949 में जब आरएसएस ने ये लिखित दे दिया कि हम आगे से सांस्कृतिक संगठन रहेंगे तो हटे, लेकिन उसके बाद उन लोगों की कारगुजारी शुरू हो गई। तो सबको नेहरू चिट्ठी लिखते थे कि ये सांप्रदायिकता से तुम खतरा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और हम लोग का जो संगठन है एप्सो, वर्ल्ड पीस काउंसिल से जुड़ा हुआ है, आप लोग में से शायद इस बात से वाकिफ़ नहीं होंगे कि वर्ल्ड पीस काउंसिल का हाईएस्ट अवार्ड है फ्रेडरिक जूलियट कोरी, जो जिसको केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला था 35 में, उसके नाम पर अवार्ड है, वो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। हम लोग का जो संगठन ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड पीस काउंसिल से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड पीस काउंसिल को संयुक्त राष्ट्र संघ में ऑब्जर्वर का स्टेटस है, उसका हाईएस्ट अवार्ड किसको गया है? जवाहरलाल नेहरू को। तो इसलिए भी हम लोग का एक बड़ा कर्तव्य है। तीसरी बात का के मैं अपनी बात ये समाप्त भी करना चाहता हूँ कि एक जो बहुत अच्छी किताब है नेहरू पर, बहुत कम पढ़ी, EMS नंबूदरीपाद की, नेहरू आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस। नेहरू इसमें कोई बात नहीं है कि भारत में समाजवाद लाना चाहते थे, लेकिन जो क्रिटिसिज्म था, जिसकी तरफ इशारा किया बाल गोविंद जी ने, जिन शक्तियों के साथ थे उनके साथ वो समाजवाद नहीं ला सकते थे। क्लास पोलराइजेशन, क्लास फॉर्मेशन, आप जमींदार और पूंजीपति के साथ रहिएगा तो समाजवाद कभी लाने देगा? नहीं लाने देगा। इसीलिए 36 के बाद नेहरू जी की आलोचना भी है। जैसे सुभाष चंद्र बोस का जब वध किया गया, सरदार पटेल एंड तो नेहरू के बारे में ये आलोचना है कि न्यूट्रल रह गए। अब ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि न्यूट्रल नहीं रहे होते, विरोध किए होते, तो उनका भी वही हश्र होता। जो स्थिति थी कांग्रेस के दक्षिणपंथी धड़ा की, इनका विरोध होता, देखिए वामपंथ की सारी संभावना खत्म हो जाती। तो 36-37 से त्रिपुरी के बाद 1949 तक 50 तक लगता है कि एक दूसरे नेहरू हैं, और सरदार पटेल की मृत्यु के बाद फिर नेहरू दूसरे आते हैं।
क्योंकि फिर से वो 52 में समाजवाद की बात करने लगते हैं। और 1955 में कांग्रेस पार्टी समाजवाद को फॉर्मली एक्सेप्ट करता। आंध्रा में जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं बनी तो उसमें इसी का सबसे बड़ा दोष है। पी सुंदरैया को सब वहाँ का डीजीपी वगैरह सब सैल्यूट मारने लगा था कि यही तो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। इसी बीच में कांग्रेस ने फॉर्मली घोषित कर दिया कि अब हम भी समाजवाद ही लाएंगे। तो सोवियत संघ का आया ख्रुश्चेव बोला कि जब कांग्रेस समाजवाद ला ही रही है तो तुमको कम्युनिस्ट पार्टी को क्या जरूरत है उसके खिलाफ स्ट्रगल करने की। इसी के बाद आंध्रा में पूरी कम्युनिस्ट पार्टी का लगभग था कि टेक ओवर हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चलाएगी जो तेलंगाना वाला हुआ। तो ऐसा नहीं कि नेहरू चाहते थे कि, इसीलिए उनकी आइडियोलॉजी एक है। और भारत में 20वीं शताब्दी में उतना मॉडर्न विजन का आदमी कोई नहीं था भारत को आधुनिक बनाने का। इसीलिए दिनकर जी की जब किताब पढ़िएगा संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें दिनकर जी ने नेहरू के बारे में लिखा है कि भारत की आत्मा को नवीन बनाने का जितना बड़ा प्रयास जवाहरलाल नेहरू ने किया उतना किसी ने नहीं किया। और उसकी तुलना की किससे? 3000 साल पहले के एक राजा से, अशोक से। इसकी तुलना अगर हो सकती है तो अशोक से हो सकती है, जो एक बुक भी उन्होंने लिखी थी, लोकदेव नेहरू। हाँ, तो ये उनको ये कर। दूसरी बात, 2 बात और जानना चाहिए। अभी फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष चल रहा है, तो आप देखिए कि इजराइल पर हमारी सरकार इजराइल का सपोर्ट कर रही है। आज जाइएगा गाजा पट्टी में एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन कभी गाजा में एयरपोर्ट भी था, वो ध्वंस कर दिया गया। उसमें उस एयरपोर्ट से नेहरू जी उड़ान भर के गाजा से कायरो गए और कायरो से कुछ डिस्टर्ब से थे, और डिस्टर्ब होने के बाद फिर आए इंडियन पार्लियामेंट। अब बोला कि इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के हवाई जहाज को मार के गिराने की कोशिश की। सोचिए, मार के गिराने की कोशिश की। किसको मारो? क्योंकि वो खुल के फिलिस्तीन का सपोर्ट करते थे। हमारा देश जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश कर चुका है, नेहरू को, उसको इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। बताइए। तो ये हम लोग जो आज का भारत है, कितना ज़्यादा नेहरू की विरासत के साथ बिट्रे किया, दगाबाजी किया। इसलिए वर्ल्ड पीस काउंसिल, जिसमें हम लोग कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर का जो डेमोक्रेटिक हिस्सा है, जो सेकुलर हिस्सा है, जो कहें कि उसका जो प्रो पीपल हिस्सा है, उसको कांग्रेस के भीतर मजबूत करना, ये शुरू से स्ट्रगल चला है महात्मा। और यही नेहरू की लड़ाई भी थी, और इसीलिए उन लोगों का भी था कि लेफ्ट से भी, कम्युनिस्टों से भी की, और वो उसमें कुछ हद तक सफल भी हुआ। लेकिन अब ये सवाल है कि नेहरू का डायलेमा भी था, या तो आप बाहर होइए और सारी संभावना खत्म हो जाएगी, या आप रह के जो भी थोड़ा डेमोक्रेटिक स्पेस बचा है। भाई तीसरी दुनिया के देश में तो मानना पड़ेगा कि कम से कम भारत में फॉर्मल ही सही, उनकी तमाम मिस्टेक्स के बाद, उनकी आलोचना के बाद, भयंकर भूलों के बाद, अब जैसे आज पूंजीवाद के बारे में बाल गोविंद जी ने अंतिम जो 63 में बेचारा लिखा है नेहरू कि जिस मोनोपोली के खिलाफ हम बहुत सतर्क थे, वो मोनोपोली कैपिटलिज्म विकराल रूप धारण करता जा रहा, लेकिन तब तक उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया था। नेहरू, चीन वाला भी जो सारा जो झगड़ा है उसमें कांग्रेस के दक्षिणपंथी धड़े ने उनको इतना टॉर्चर किया, इतना मुश्किलों में डाला, बाद में भाजपा के लोग, कि उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया। तो एक नेहरू के बारे में इधर जो कुछ स्कॉलरशिप आया है, पेरी एंडरसन की किताब आई, उसमें वो आरोप लगाया है नेहरू पर, ये आपको विचित्र लगेगा सर्वेश जी, कि ये सेकुलर मेजॉरिटेरियनिज्म के सपोर्टर थे। अब विचित्र बात कि वो मुसलमानों का जो फियर था, डर था हिंदू मेजॉरिटी के, उसको ठीक से समझ नहीं पाए। अब देखिए बहुत बड़ा सीरियस है, अगर ये चीज़ आगे बढ़ गया तो अल्टीमेटली नेहरू को भी हिंदू साबित कर देगा। तो नेहरू इसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जिसकी तरफ वो बोले भी हल्का इशारा, बोला कि मुसलमानों के भीतर फियर है, लेकिन कभी भी माइनॉरिटी कम्युनलिज्म को सपोर्ट नहीं किया उन्होंने।
क्योंकि उसमें एक पंक्ति है नेहरू की कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म और मेजॉरिटी कम्युनलिज्म दोनों एक दूसरे को फैटन करता है, मोटा बनाता रहता है, एक दूसरे को खुराक देता रहता है। तो ये पैरी एंडरसन है, कुछ और एक मानस फिराक भट्टाचार्य करके बड़ा इंटेलेक्चुअल है, नेहरू पर उसका बहुत अच्छा काम है। वो ये आरोप लगा रहा है नेहरू पर, नया अध्ययन है कि अंततः नेहरू मुसलमानों की इन चिंताओं को समझ नहीं पाए। तो ये सारी बातें गलत है। मुसलमानों के फियर को समझते हैं, वरना वो कहता अगर ये आदमी के लिए मुसलमान के खिलाफ एक उंगली उठी तो हम उसको तोड़ देंगे, लेकिन इसके बदले माइनॉरिटी कम्युनलिज्म को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और इसीलिए नेहरू बहुत ही फाइन बैलेंस बनाया कि हम। और दूसरी बात उन्होंने कही जो आज भी लोग कहता है कि आप लोग कम्युनिस्टों के बारे में कहता है सेकुलर, कि आप लोग मुसलमानों के सांप्रदायिकता के खिलाफ नहीं बोलते हैं और हिंदुओं के सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलते हैं। इसको सबसे अच्छा नेहरू समझाए, बोले कि बहुमत सांप्रदायिकता राष्ट्रवाद का मुखौटा लेके आता है। रहेगा सांप्रदायवाद, आपको लगेगा राष्ट्रवाद, रहेगा फिरका परस्ती, नजर आएगा देशभक्ति। लेकिन मुसलमान सांप्रदायिकता करता दिख जाता है कि अलगाववादी इसका चेहरा है, इसीलिए हिंदू सांप्रदायिकता ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन दोनों को एक दूसरे को इक्वेट नहीं करना है। इसके लिए भी हमें नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू से ये बहुत बड़ी दृष्टि मिलती है सांप्रदायिकता के सवाल को। बहुत ही फर्म वैसा नेता इस मामले में सरदार उदार पटेल का देखिएगा तो बहुत ज़्यादा, जैसे आप स्वामी सहजानंद सरस्वती की अगर आत्मकथा पढ़ेंगे तो सरदार सबसे ज़्यादा उन्होंने ये किया, इनको सरदार पटेल को डॉक में खड़ा किया, घेरे में खड़ा किया। और आप गृह मंत्री थे और आपके रहते हुए आपके रोज़ वहाँ खबर आ रही है कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश चल रही है और हत्या कर दी जाती है। अगर नेहरू गृह मंत्री रहे होते तो उनकी क्या दुर्गति होती, सब कल्पना की जा सकती। सब लोग जानता था कि महात्मा गांधी की हत्या होने वाली है। 5वें अटेम्प्ट में मारे गए, 10 दिन पहले भी बम मारा। अब क्या कर रहे थे? कई लोग नेहरू पटेल की तुलना करते हैं, नेहरू के सामने कहीं नहीं है। इसलिए ये अगर महात्मा गांधी ने 42 में ये बोला कि मेरे बाद जवाहर ने, ये सरदार पटेल नहीं, राजगोपालाचारी नहीं और ये राजेंद्र प्रसाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू मेरी भाषा बोलेंगे, तो बहुत बड़ी बात थी, उसमें ऐसे ही नहीं है। और हम लोगों को भी अब हम देख रहे हैं कि कम्युनिस्टों को भी गांधी के बारे में उनका मूल्यांकन बहुत बदला है, नेहरू के बारे में नए ढंग से दुनिया भर में उससे बहुत सारी रोशनी पड़ रही है, नया अध्ययन बहुत हो रहा है। तो उसमें कुछ गलत भी है लेकिन बहुत सारा अच्छा भी है, बहुत सारा सही भी है। इस पर हम लोगों को एप्सो के एक बहुत ही बड़े प्रतीक, एक कहें एक मानचित्र पर हैं ये जवाहरलाल नेहरू, उनको हम लोग को ठीक से समझना है।